गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप नारायण व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, हमने कल कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 17वां अध्याय मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं प्रारंभ किया था। लास्ट वीडियो में हमने इस लेसन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इसी लेसन से रिलेटिव अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो कि 2-3 दिनों में संपन्न होने वाली है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, इन प्रश्नों पर जरा गौर करना और बड़े ध्यान से देखना और सुनना, उसे घर बैठ के आप याद करना। तो आइए चलते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने के लिए। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंकर भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है। दूसरा प्रश्न है, बचत किसे कहते हैं? आम दिनों में अपने बोलचाल की भाषा में हम घरों में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं कि बचत नहीं हो रही है, बचत हो रही है, बचत करना चाहिए, बचत कैसे हो। ये बचत शब्द हमने कई बार सुने हैं। तो बचत कहते किसे हैं? तो बचत से तात्पर्य होता है कि आय का वह भाग या आय का वह हिस्सा जो खर्च नहीं होता, जिसे बचा लिया जाता है, बचत कहलाता है। सरल शब्दों में कहे, आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग नहीं होता, उसे बचत कहते हैं। ओके। तीसरा प्रश्न है, साख से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, साख का शाब्दिक अर्थ देखें तो साख से बहुत से अर्थ निकलते हैं, लेकिन कॉमर्शियल लैंग्वेज में या बैंकों की भाषा में साख से तात्पर्य होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऋण या उधार उपलब्ध करवाता है, उसे साख कहते हैं। या सरल शब्दों में साख से तात्पर्य ऋण देना या उधार देना होता है। अर्थात साख से तात्पर्य होता है जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऋण अथवा उधार देता है, उसे ही हम साख कहते हैं। चौथा प्रश्न है, श्रम विभाजन किसे कहते हैं? जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है और विशेष प्रकार के श्रमिक विशेष प्रकार के ही उत्पादन कार्य में सिद्धस्थता रखते हैं, उसे श्रम विभाजन कहते हैं। जब उत्पादक कार्य को विभिन्न श्रमिकों में उपविभाजित कर दिया जाता है और विभिन्न और विशेष प्रकार के श्रमिक विशेष प्रकार के उत्पादन में दक्ष होते हैं, उसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा, वित्तीय मध्यस्थ के कार्य बताइए। वित्तीय मध्यस्थ किसे कहते हैं? वे व्यक्ति या संस्थान या फर्म, वे व्यक्ति संस्थान या फर्म जो जमाकर्ता या उधार लेने वालों के मध्यस्थ का कार्य करता है। सरल शब्दों के, जब हम बैंक जाते हैं या शेयर साहूकार किसी जगह ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, पैसा जमा कराते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंकों के मध्य या शेयर साहूकारों के मध्य या देशी बैंकरों के मध्य हमें उधार लेने, पैसा जमा करवाने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, फर्म होते हैं, संस्थाएं होते हैं जो मीडिएटर का कार्य करते हैं, मध्यस्थ का कार्य करते हैं, वे वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। अर्थात वे व्यक्ति और संस्थान या फर्म जो जमा करता या उधार लेने वालों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, उसे हम वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। अगला, वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? ये वे संस्थाएं होती है जो लेन देन करना, उधार लेना, निवेश करना आदि कार्य संपन्न करवाती है, उसे क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे बैंक है, साहूकार है, देशी बैंकर है इत्यादि, ये वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। अगला प्रश्न, साख के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के नाम बताइए। देखो, साख के संस्थागत गैर संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं? साख के संस्थागत स्रोत वे होते हैं जिन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जिनकी पंजीयन संख्या होती है, रजिस्टर्ड संख्या जिसको कहते हैं, वो होते हैं साख के संस्थागत स्रोत। और जिन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिनकी कोई पंजीयन संख्या नहीं होती, उन्हें साख के गैर संस्थागत स्रोत कहते हैं। तो साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं?
मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ सामने, ध्यान देना। शाखा संस्थागत स्रोत कौन से होते हैं? जैसे बैंक, बैंक भी कौन से? जैसे राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक, राष्ट्र बैंक है। इसके अलावा सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक है, डाकघर है। ये सब क्या है? शाखा के संस्थागत स्रोत है। और गैर संस्थागत स्रोत में कोई भी हो सकता है, जैसे साहूकार है, या कोई सेठ है, अपने मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई जमींदार। ये शाखा के गैर संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। 8वां प्रश्न है, चेक किसे कहते हैं? चेक शब्द आपने कई बार प्रयोग लिया होगा, चेक देखा भी होगा। चेक से तात्पर्य होता है एक ऐसा प्रपत्र जिस पर लिखे हुए, ऐसा प्रपत्र जिस पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को पेमेंट करने का, भुगतान करने का आदेश बैंक को दिया जाता है, उसे चेक कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप व्हाइट बोर्ड पर जो लिखे हुए उसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना 8वां प्रश्न था, चेक किसे कहते हैं? चेक ऐसा आदेश पत्र होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है, उसे हम चेक कहते हैं। 8 प्रश्न किए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला जो प्रश्न है, जैसे कि आपको व्हाइट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 17वें लेसन का जो मेन टॉपिक है, यह यही प्रश्न है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हर साल कोई भी टॉपिक, छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न देखो क्या है कि शाखा के संस्थागत व गैर संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं, अंतर बताइए। ये बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ, शाखा के संस्थागत स्रोत वे होते हैं जिन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिनकी स्वयं की पंजीयन संख्या होती है, सरकार द्वारा उनको एक पंजीयन संख्या दी जाती है, वो शाखा के संस्थागत स्रोत होते हैं। गैर संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं? कि वे संस्थान जिन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती शाखा उपलब्ध करवाने की या ऋण उपलब्ध कराने की, जिन्हें सरकार द्वारा कोई पंजीयन संख्या नहीं दी जाती, वे शाखा के गैर संस्थागत स्रोत कहलाते हैं। तो आइए, इन दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता, दोनों में क्या गुण है, क्या अवगुण है, दोनों में क्या कमी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले अपन जानकारी प्राप्त करते हैं शाखा के संस्थागत स्रोत क्या होते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर देखिए आप, तो पहले आपको दिखेगा केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। शाखा के संस्थागत स्रोत जो होते हैं, इन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, पंजीयन संख्या होती है, इन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और इनको सरकार द्वारा केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीयन संख्या प्रदान की जाती है, इनकी स्वयं की पंजीयन संख्या भी होती है। तीसरा क्या है, इनकी ब्याज दर कम होती है। शाखा के जो संस्थागत स्रोत होते हैं, इनकी ब्याज दर क्या होती है, कम होती है, कम से कम ब्याज लेती है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना, लोगों की जो वित्तीय समस्या उनको दूर करना, वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना, और लोगों की ज्यादा नागरिकों की ज्यादा आर्थिक सहायता करना। लेकिन अगला है, औपचारिकता अधिक होती है। शाखा के संस्थागत स्रोत होते हैं, इसमें औपचारिक अधिक होती है, इस कारण से ऋण लेने में या कर्जा लेने में आसानी नहीं होती। आपने देखा होगा, हम जब बैंक जाते हैं, बैंक से जब अपन ऋण प्राप्त करते हैं, कोई लोन लेते हैं, ऋण प्राप्त करते हैं, आप देखो कितनी औपचारिकता होती है, कितने तरह के फॉर्म भरने होते, कितने जगह सिग्नेचर करने होते, कितने फोटो लगाने होते, कितने की गवाही देनी पड़ती है, कितने दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, कितना दिन वेट करना पड़ता है, कितने दिनों बाद जाकर हमें ऋण प्राप्त होता है। ये शाखा के संस्थागत स्रोत का बहुत बड़ा दोष है और कमी भी है। देखते हैं, इनमें शाखा के संस्थागत स्रोतों औपचारिकता अधिक होती है, जिसकी वजह से ऋण लेने में आसानी नहीं होती। अशिक्षित व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्तियों के लिए समस्याग्रस्त होती है। आप देखोगे बैंकों में औपचारिकता इतनी अधिक होती है, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं या ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, इनके शाखा के संस्थागत स्रोतों से शाखा प्राप्त करने में या ऋण प्राप्त करने में बहुत समस्या होती है। क्योंकि हम भी कई बार बैंक जाते हैं,
आप लोग भी गए होंगे, मैं भी कई बार जाता रहता हूँ, तो आपने देखा होगा जो बैंकों में जो गांव से जो लोग आते हैं या अशिक्षित लोग आते हैं, उनको कई प्रकार की समस्या होती है। वो पूछते हैं कि भाई साहब ये जमा करने वाली पर्ची कौन सी होती है, पैसे निकालने वाली पर्ची कौन सी होती है, साहब हमें ये समस्या है तो किससे बात करूँ, तो इधर उधर बैंकों के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, कभी उससे पूछते हैं कभी उससे पूछते हैं, भाई जमा करने वाली पर्ची बताओ रे कहाँ है, पैसे निकालने पर्ची कहाँ मिलेगी, ये कई प्रकार की समस्या होती है। तो शाखा संस्थागत स्रोतों में औपचारिकता बहुत अधिक होने के कारण से ऋण प्राप्त करने में मुश्किल होती है और ये ग्रामीण लोगों के लिए और अशिक्षित लोगों के लिए समस्या का कारण बनती है। अगला शाखा के संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, देशी बैंक, डाकघर इत्यादि, ये सब शाखा के संस्थागत स्रोत है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा क्या, इसका गुण के ऋण जमा न होने पर अमानवीय कार्रवाई नहीं की जाती। अगर मान लो किसी ने बैंक से ऋण लिया है, कर्जा लिया है और सही समय पर किसी कारणवश वो बैंक के ऋण को जमा नहीं करवाया, तो बैंक उस पर किसी प्रकार अमानवीय कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे लठ लेकर के किसी का सर फोड़ देना, उसको घर जाके धमकाना, उसको गाली निकालना, अपशब्द बोलना, ये सब बैंकों द्वारा नहीं किया जाता। अगर ये शाखा संस्थागत स्रोत का सबसे बड़ी एक विशेषता भी है कि ऋण न जमा करवाने पर उन पर किसी प्रकार की अमानवीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, उसकी संपत्ति जो है वो बैंक जमा कर लेती है, उसकी संपत्ति को कुर्क कर देगी, नीलाम कर देगी, लेकिन किसी प्रकार से अमानवीय कार्रवाई नहीं की जाती। तो स्टूडेंट, ये है शाखा के संस्थागत स्रोत। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं जस्ट इसके अपोजिट। ये दिन है, ये रात है, ये राम है, ये रावण है। ओके, ये शाखा संस्थागत स्रोत। अब करते हैं शाखा के गैर संस्थागत स्रोत। मैंने बड़े आराम से छोटे छोटे टॉपिक बना करके आपको टेबल बना के समझाया, पक्का विश्वास आपको समझ में आएगा। शाखा गैर संस्थागत स्रोत कौन से? जिन्हें केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, जबकि शाखा के संस्थागत स्रोत को केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त होती, लेकिन गैर संस्थागत स्रोतों को मान्यता प्राप्त नहीं होती। कोई पंजीयन संख्या नहीं होती, सरकार द्वारा, केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें कोई रजिस्टर्ड संख्या या पंजीयन संख्या नहीं दी जाती, जबकि शाखा के संस्थागत स्रोतों में इनकी पंजीयन संख्या होती है। शाखा के गैर संस्थागत स्रोतों में ब्याज की दर क्या होती है? अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, लेकिन जबकि शाखा के संस्थागत स्रोतों में ब्याज की मात्रा, ब्याज की दर बहुत कम होती है, जबकि इनमें बहुत ज्यादा होती है। शाखा के गैर संस्थागत स्रोतों का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, ग्रामीणों की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाना। इनका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा धन हड़प लेना, ग्रामीणों की जो आर्थिक कमजोरी उसका फायदा उठाना, अधिक ब्याज पर धन देना और उनसे ज्यादा से ज्यादा धन वसूलना। औपचारिकता बहुत कम होती, आसानी से ऋण उपलब्ध करवाता है, जबकि शाखा के संस्थागत स्रोतों हमने क्या पढ़ा था कि औपचारिकता बहुत अधिक होती है, ऋण प्राप्त करने में आसानी नहीं होती, लेकिन शाखा जो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं इनमें औपचारिकताएं बहुत कम होती है और आसानी से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जैसे हम किसी अपने फ्रेंड्स है, अपने रिलेटिव्स है, मित्र मंडली है, सगे संबंधी है, किसी साहूकार से अपन पैसा उधार लेते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता। जैसे किसी बैंक दोस्त के पास गए, क्या रहेगा 5,000 रुपए देना, होगा तो दे देगा, नहीं वो तो मना कर देगा, जब होगा तो क्या कहेगा, ये पकड़ 5,000 रुपए, एक कागज पे लिखवा लेगा, साइन करवा लेगा, भाई कब देगा? 2 महीने बाद मिल गया ऋण। अगर यही ऋण 5,000 अपन बैंक से लेना हो तो कितनी कार्रवाई करनी पड़ेगी? बहुत सी कार्रवाई करनी पड़ती, कितने कागज पर सिग्नेचर देना पड़ते, कितने फोटो लगाने पड़ते, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने दिनों बाद हमें ऋण मिलता है, 5-7 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन हम किसी अगर मित्र से, अपने संबंधी से, किसी रिश्तेदार से, किसी शेर से, बड़ी ऐसे साहूकार से ऋण लेते हैं तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसमें औपचारिकताएं बहुत कम होती है और ये बड़ी आसानी से हमें ऋण या शाखा उपलब्ध करवाते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि औपचारिकता बहुत कम होती है तो आसानी से ऋण उपलब्ध करवाता है। कौन? शाखा गैर संस्थागत स्रोत। अगला, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शाखा का महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? गैर संस्थागत स्रोत। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पर आज भी बैंकों की पकड़ बहुत कमजोर है, या यूं कि यहाँ पर बैंकों की मात्रा बहुत कम है। और ग्रामीण जो लोग होते हैं, पिछड़े क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो प्राचीन काल से सेठ साहूकारों, बड़ियों से ऋण लेते हैं और ये सेठ साहूकार, जमींदार, जागीरदार इनको ऋण उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या पिछड़े क्षेत्रों में शाखा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं कौन? गैर संस्थागत स्रोत। अब गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सेठ है, साहूकार है, जमींदार है, अपना कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई संबंधी इत्यादि, कोई भी, ये सब शाखा के गैर संस्थागत स्रोत है।
एक गैर संस्थागत स्रोत के सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है, ऋण जमा न होने पर अमान्य कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, जब कोई बढ़िया सेठ किसी गरीब किसान को, किसी गरीब व्यक्ति को, ग्रामीण व्यक्ति को अगर ऋण उपलब्ध कराता है, अगर वो समय पर जमा नहीं करवाता, तो सेठ साहूकार अपने लठेरों को लेकर, अपने चमचों को लेकर, नौकरों को लठ लेकर के चले जाते हैं, उसको धमकाते हैं, डराते हैं, ऋण न जमा कराने पर उसकी संपत्ति को हड़प लेते हैं, मारपीट करते हैं। ये सब ये गैर संस्थागत स्रोत का एक बहुत बड़ा दोष है कि ऋण जमा न होने पर कई बार अमान्य कार्रवाई भी की जाती है, जबकि संस्थागत स्रोत में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स, आज अपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक किया है, साख के गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, इनके गुण कौन से, इनके अवगुण कौन से, मतलब इनके लाभ कौन से, इनके दोष कौन से, मैंने इसमें लाभ, दोष, इनके गुण, अवगुण, जिसमें समानता, असमानता किसे कहते हैं, ये मैंने व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल अपन करेंगे अगला टॉपिक, वो होगा मैप, भारत का पॉलिटिकल मैप, क्योंकि 2 दिन बाद आपका 10वीं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है, तो मैप करना बहुत जरूरी है। तो कल हम मैप करेंगे, तो कल का वीडियो और बाकी सारे वीडियो जरूर देखें, एग्जाम से पहले सारी वीडियो कंप्लीट देखें, घर बैठ के ईमानदारी से तैयारी करें। इसी साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।